कक्षा 12 जीव विज्ञान पार्ट 6 के अंतर्गत अध्याय वंशागत और विविधता में हम आज संलग्नता के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, लिंकेज इसको कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। इसमें क्या है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा अपने उसी संयोग में रहते हुए एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति को संलग्नता कहते हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें कि जैसे गुणसूत्र है, गुणसूत्र पर अनेक ऐसे जीन्स उपस्थित होते हैं जो कभी अलग नहीं होते। गुणसूत्र पर उपस्थित अनेक ऐसे जीन्स होते हैं जो कभी पृथक नहीं होते, अर्थात एक ही में रहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक साथ क्या होते हैं, बने रहते हैं। मतलब पहले भी अलग नहीं होते, एक साथ रहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी एक साथ बने रहते हैं। तो एक साथ जो वंशागति होती है संतानों में, ठीक है, उसी दशा को क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। संतानों में जो गुणसूत्र जो होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, गुणसूत्र कई ऐसे जीन्स होती हैं जो कभी पृथक नहीं होते और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसके बाद भी वे अलग नहीं होते, एक साथ बने रहते हैं। तो यही जो एक साथ उनकी वंशागति होती है, इसी दशा को क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। अब देखिए, लिंकेज शब्द का प्रयोग जो होता है, ठीक, लिंकेज शब्द का प्रयोग सन 1903 में सटन और बावेरी ने किया था तथा मॉर्गन ने फल मक्खी ड्रोसोफिला पर कार्य किया और लिंकेज का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से जो इसका लिंकेज का गुणसूत्री सिद्धांत था, इसका मतलब ये था कि एक प्रकार के गुणसूत्र पर रेखीय क्रम, एकदम सीधे जो होते हैं क्रम में, है ना, जीन्स जो होते हैं, स्थित जीन्स जो होते हैं एक समूह पर होते हैं, रेखीय क्रम में होते हैं। तो जीन्स के इसी समूह को लिंकेज समूह भी कहते हैं। भाई गुणसूत्र है, गुणसूत्र में रेखीय क्रम में जीन्स स्थित होते हैं, तो स्थित जीन्स के समूह जो होते हैं उसी को लिंकेज समूह कहते हैं। मतलब एक जीन दूसरे जीन से लिंक है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो समूह होता है वही लिंकेज समूह है और ऐसे जो एक साथ वंशागत होती है उसे संलग्नता कहते हैं। दूसरी चीज होती है, देखिए, लिंकेज के प्रकार। लिंकेज के प्रकार में एक होती है पूर्ण लिंकेज। एक क्या होती है, नंबर 1 पूर्ण लिंकेज, ये होता है पूर्ण लिंकेज। पूर्ण लिंकेज में क्या है कि देखिए, इसमें क्या होता है कि जब एक गुणसूत्र उपस्थित लिंकेज जीन अर्धसूत्री विभाजन के समय अलग नहीं होती, तो इससे क्या होता है, इससे अगली पीढ़ी में पैतृक प्रकार, मतलब जो पैरेंटल जो होते हैं, पैरेंटल टाइप के क्या होते हैं, लक्षण मिलते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पूर्ण लिंकेज कहते हैं। तो हम लिख देते हैं कि जैसे जब एक गुणसूत्र पर उपस्थित लिंकेज जीन अर्धसूत्री विभाजन के समय अलग नहीं होती, ठीक, अलग नहीं होती हैं, तो इससे अगली पीढ़ी में पैतृक प्रकार के ही
लक्षण मिलते हैं। ठीक, पैतृक प्रकार माता पिता के प्रकार के, जैसे माता पिता के जो लक्षण होंगे वही लक्षण तो जाएगा संतानों में, तो इस प्रक्रिया को पूर्ण लिंकेज कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को पूर्ण लिंकेज कहते हैं। दूसरा होता है अपूर्ण लिंकेज। अपूर्ण लिंकेज, ये अपूर्ण लिंकेज है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब समजात गुणसूत्र, जैसे समजात माने क्या होता है कि एक ही प्रकार के अगर गुणसूत्र हों, जैसे हमने कहा था कि 22 तो समजात गुणसूत्र होते हैं। तो समजात गुणसूत्रों के बीच जो जीन विनिमय की क्रिया होती है, मतलब क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया होती है, तो क्रिया जब हो जाती है तो इससे क्या होता है कि अगली पीढ़ी के संतानों में पैतृक जो होता है जीन विनिमय जो होता है, जैसे हमने कहा कि अभी कि जब समजात गुणसूत्र के बीच जीन में विनिमय की क्रिया होती है तो इससे अगली पीढ़ी के संतानों में पैतृक तथा रिकॉम्बिनेंट मतलब पुनर्संयोजित दोनों ही प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपूर्ण लिंकेज कहते हैं। तो लिखते हैं कि जब समजात गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर लिख देते हैं, क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय इसे कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो जाती है तो इससे अगली पीढ़ी की संतानों में पैतृक तथा पुनर्संयोजित दोनों ही प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपूर्ण लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक आता है जीन विनिमय। जीन विनिमय इसी कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इम्पॉर्टेंट है ये टिप्पणी। इसमें क्या होता है कि देखिए अर्धसूत्री विभाजन 11 में पढ़े हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है एक मियोसिस फर्स्ट होता है, एक मियोसिस के 2 बार विभाजन होता है। एक मियोसिस फर्स्ट होता है, एक मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस फर्स्ट में जो होता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। तो जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें कई उप प्रावस्थाएँ होती हैं, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो जो समजात गुणसूत्र जैसे होते हैं तो समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए क्रोमैटिड के बीच जब एक या एक से अधिक खंडों की अदला बदली हो जाती है। ठीक है, तो अदला बदली कब होगी? अर्धसूत्री विभाजन की पैकेटीन अवस्था में। बात समझे? तो खंडों की इस अदला बदली को क्या कहते हैं? पारगमन कहते हैं। जैसे हम इसको अध्ययन करते हैं कि देखिए ये जो है ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है। ठीक, इसको मानते हैं ए गुणसूत्र है, जोड़े में ए मानते हैं, राइट। अब इसमें जो गुणसूत्र है ए, अब देखिए क्या है? समजात है, होमोलागस है। ठीक है, इसको हम ए माने। दूसरी चीज़ होती है कि जब यही गुणसूत्र है, अब समजात में दूसरा भी गुणसूत्र, क्योंकि देखिए विपरीत देंगे ना इसमें, तो जब दूसरा गुणसूत्र इसमें लेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ अंतर होगा। तो अब यहाँ पर दूसरे गुणसूत्र समजात गुणसूत्र में ये तो ए हो गया। दूसरा जो होता है इसमें हम लेते हैं
अलग गुणसूत्र। दूसरे प्रकार का ये गुणसूत्र एक जोड़ी ये हो गई, इसको बी मानते हैं, ठीक। बी वाले को ऐसे हल्का हल्का रंग देते हैं पहचान के कारण, पहचानने के लिए। ये अब दो हो गए, एक ए हो गया एक बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी जो होता है दो अलग अलग समजात गुणसूत्र हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, सिस्टर क्रोमैटिड। ये जो होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है तो ये कैसे हैं, पैटर्नल है, ठीक है। ये कैसे हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम, ये पैटर्नल क्रोमोसोम। और ये क्या है, मैटरनल, मैटरनल क्रोमोसोम। ये पैटर्नल हो गया और ये मैटरनल हो गया, ठीक है। दो क्रोमोसोम्स हो गए। अब देखिए क्या होता है कि पैटर्नल और मैटरनल ये दोनों जो होते हैं क्या है, होमोलॉगस है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं होमोलॉगस, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो गए। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अब देखिए इसमें क्या है कि अगले स्टेप में ये क्रोमोसोम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, एक वैसे ही रहता है। ये चीज़ बना रहे हैं, ए है, ए है, ए भी ए है, ए भी ए है। अब दूसरा वाला जो है बी वाला, ये बी है, ये बी है, ठीक। ये बी हो गया। अब देखिए क्या है कि ये गुणसूत्र की एक भुजा दूसरे मतलब पैटर्नल जो गुणसूत्र की भुजा मैटरनल गुणसूत्र की भुजा से एक बिंदु पर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक। तो ये जो जिस बिंदु पर क्रॉस कर रही है इसको क्या कहते हैं, काइज़मेटा कहते हैं, काइज़मेटा। ये काइज़मेटा है, बात समझे। अब काइज़मेटा जो है देखिए बिंदु पर क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर होता है कि गुणसूत्र दो समजात जो गुणसूत्र होते हैं, इस समजात गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में जाइगोटीन, बस मेरे जाइगोटीन अवस्था में युग्मित हो जाते हैं। तो जब जाइगोटीन अवस्था में युग्मित हो जाते हैं इसी को क्या कहते हैं, सिनैप्सिस कहते हैं। अब ये जो होता है कि देखिए पहले में ये था, ठीक, दो समजात गुणसूत्र होमोलॉगस थे। अब यहाँ पर जाइगोटीन अवस्था में सिनैप्सिस होकर के यही गुणसूत्र, ठीक है, पैकेटीन अवस्था में एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र को जिस बिंदु पर क्रॉस कर रहे होते हैं उस बिंदु को काइज़मेटा कहते हैं। और जब गुणसूत्र की भुजा एक भुजा दूसरे से, मतलब ए बी के स्थान पर, बी ए के स्थान पर, ठीक है। तो जब वही गुणसूत्र की भुजाओं में अदला बदली हो जाती है, तो अदला बदली क्या है,
एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये है, बात समझ में आई? ये गुणसूत्र हैं। अब यहाँ पर ये देखिए दूसरा गुणसूत्र है। अब ये गुणसूत्र ये हो गया। तो ए वाला तो यथास्थान ही था पहले स्थान पे, लेकिन ये वाला जो था उसका अग्रभाग बी वाले स्थान पर गया था। तो ये वाला भाग क्या हो गया? बी। फिर ये जो होता है बी वाला जो था वो किसके स्थान पर गया था? ए के स्थान पर गया था। तो ये आगे वाला हिस्सा ये बी है और इसके आगे वाला हिस्सा ये ए है। बाकी ये जो होता है बी है ही है, ये भी बी है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है कि गुणसूत्र में डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है कि जब युग्मित गुणसूत्र अलग होना प्रारंभ करते हैं तो अर्धसूत्र एक या अधिक स्थानों पर एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रह जाते हैं। और इन स्थानों पर क्या होता है? विनिमय हो जाता है। टुकड़ों में क्या होता है? विनिमय हो जाता है। तो अर्धसूत्रों के जुड़े रहने के स्थान को काइजमेटा कहते हैं। ये काइजमेटा है। ठीक, और प्रत्येक काइजमेटा द्विसंयोजी वाले जो दोनों अर्धसूत्र टूट करके पुनः एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। अर्थात एक दूसरे की क्या हो जाती है? अदला बदली हो जाती है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फिर सुनिए कि दो समजात गुणसूत्र, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि एक दूसरे के समीप आकर युग्मित अवस्था में आते हैं, जोड़ा बनाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक, और फिर प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन अवस्था में गुणसूत्र दो पैटर्नल और मैटरनल गुणसूत्रों की भुजाएं जिस बिंदु पर क्रॉस करती हैं उस बिंदु को काइजमेटा कहते हैं तथा पैटर्नल और मैटरनल गुणसूत्रों के लक्षणों की अदला बदली को या अदला बदली की क्रिया को या प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर होता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए अगला इसमें है उपांति भवन। इसको कहते हैं टर्मिलाइजेशन। उपांति भवन, इसको कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन उपांति भवन। ये उपांति भवन है क्या? तो देखिए इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, अर्धगुणसूत्र होते हैं, तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने लगते हैं। ठीक है भाई, गुणसूत्र है तो जो गुणसूत्र इसमें क्रॉसिंग ओवर क्रिया हो रही थी, ठीक, एक दूसरे से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होने लगते हैं। तो क्रोमैटिड जो होता है सेंट्रोमियर से सिरे की ओर क्या होते हैं? अलग होना शुरू करते हैं। और काइजमेटा जो होती है जिप की भांति सेंट्रोमियर से सिरे की ओर गति करती है, मतलब ऐसे सीधे ऐसे क्या करती है? गति करती है। ठीक, तो जब सिरे की ओर गति करेगी तो ये दोनों अलग होने लगेगा ना। तो काइजमेटा की इसी गति को उपांति भवन कहते हैं। ठीक है, तो जब यह क्रिया हो जाती है इसी के साथ क्या होता है ना, क्रोमैटिड संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर के छोटे होते जाते हैं। ठीक है, और फिर गुणसूत्र जो होते हैं, समजात गुणसूत्र, सिरों को छोड़कर पूर्ण लंबाई में जुड़ जाते हैं। बात समझे? तो ये उपांति भवन है। तो हम लिख देते हैं, क्या आता है? क्रॉसिंग ओवर
क्रॉसिंग ओवर के बाद नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने लगते हैं। ये ठीक। फिर क्या होता है, क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से सिरे की ओर पृथक होना शुरू कर देते हैं, शुरू करते हैं। ये ठीक है, हमने लिखा है क्रॉसिंग ओवर के बाद नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने लगते हैं। क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से सिरे की ओर, ये यहीं पे सेंट्रोमियर होता है, इस सिरे की ओर पृथक होना शुरू करते हैं। तो जब सिरे की ओर पृथक होना शुरू करेंगे तो क्या होगा, तथा काइज मेटा जिब की भांति सेंट्रोमियर से सिरे की ओर गति करते हैं। काइजमेटा की इस गति को उपांति भवन कहते हैं। ठीक, ये उपांति भवन है। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर से ये जो होता है कि जीन्स पंक्तिबद्ध क्रम में स्थित होते हैं। दूसरी होती है कि क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप नए जीन संयोग बनते हैं। ठीक है, नए जीन क्या होते हैं, संयोग बनते हैं, जिससे किसी भी जनसंख्या के जीन पूल में जीन आवृत्ति का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और ये जातियों के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये उपांति भवन है, टर्मिनलाइजेशन। अब हम आगे चलते हैं। मानव में मेंडेलियन विकार, मानव में मेंडेलियन विकार माने होता है रोग, होता है डिसऑर्डर। तो देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे क्या है कि सभी जो जीव जंतु में मानव आनुवंशिकी के अंतर्गत है ना, इसे सब ये चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य सभी में लागू होता है। तो मानव आनुवंशिकी के अंतर्गत क्या होता है, मनुष्य में जो वंशागत होने वाले लक्षण होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव आनुवंशिकी में मेंडेलियन विकार में क्या होता है, मानव आनुवंशिकी आता है, मानव आनुवंशिकी, ये मानव आनुवंशिकी आता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, मनुष्य में वंशागत होने जो लक्षण होते हैं उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो फ्रांसिस जो गाल्टन थे उन्होंने मानव आनुवंशिकी की नींव डाली थी। ठीक है, सर फ्रांसिस जो गाल्टन हैं उन्होंने मानव आनुवंशिकी की क्या डाली थी, नींव डाली थी। तो मानव आनुवंशिकी जो होती गाल्टन के अनुसार इसके अध्ययन की दो विधि होती है। एक कुटुंब माने होता है परिवार की वंशावली का अध्ययन, मतलब कुटुंब परिवार मतलब पापा के पापा के पापा के पापा, इस तरीके से जो पीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। नंबर दूसरा होता है जुड़वा बच्चों का अध्ययन। तो जुड़वा बच्चों के अध्ययन द्वारा क्या होता है, आनुवांशिक
एवं उपार्जित लक्षणों की पहचान करना, तो 2 होता है इसमें। हम चलते हैं इसमें वंशावलियों का अध्ययन करते हैं, वंशावली का। तो वंशावलियों के अध्ययन में क्या होता है, वंशावली का अध्ययन, वंशावली का अध्ययन। तो देखिए वंशावली जो होती है उसका अध्ययन जो होता है, ये मानव कुटुंब में कुछ लक्षणों की वंशागत की व्याख्या, जैसे क्या होता है, व्याख्या करता है, जैसे क्या होता है, अधिक रक्तस्राव। अधिक रक्तस्राव का मतलब क्या होता है, हीमोफीलिया। और बहु अंगुलिता, मतलब जैसे किसी में 5 हम लोग में अंगुलियाँ होती हैं, किसी में 6 होती है, हाथ पैर में 6 अंगुलियाँ होती है। इसके अलावा वर्णांधता, ये जो होते हैं लक्षण, ये वंशागत लक्षणों के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। तो अब वंशावली जो होती है, अब जैसे वर्णांधता हीमोफीलिया है, तो इसमें क्या होता है कि वंशावली में हमने कहा था हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलियम क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति हो और उसको चोट लग जाए, तो चोट लगने के उपरांत 5 से 6 मिनट के अंदर अगर रुधिर का थक्का नहीं बनता है या रुधिर का बहना बंद नहीं होता है, तो वो हीमोफीलिया का क्या होता है, रोगी होता है। और चोट लगने पर अगर 5 से 6 मिनट रुधिर का थक्का जम जाता है और रुधिर का बहना बंद हो जाता है, तब वो हीमोफीलिया का रोगी नहीं है। ठीक है, तो ये भी जो होता है मनुष्य का एक लिंग संलग्न रोग है। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कि जैसे हीमोफीलिया के रोगियों के रुधिर में एक होता है फैक्टर 8वां फैक्टर, ठीक है, वो नहीं होता है, जिसके कारण चोट लगने पर काफ़ी समय तक रुधिर का थक्का नहीं जमता और रुधिर बराबर क्या होता है, बहता रहता है। ठीक है, इसीलिए इसे रक्तस्रावण रोग कहते हैं, ब्लीडर डिजीज कहते हैं। और अगर इसका उपचार ना हो तो अत्यधिक स्राव के कारण रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए क्या होता है, पहले से ज्ञात रोगी को हीमोफीलिया ए कहा जाता है। ठीक है, और जब नए रोगी होते हैं उसको हीमोफीलिया क्या कहा जाता है, बी कहा जाता है। तो जैसे क्या था कि इसका प्रारंभ जो था पहले, वर्तमान में सदियों में क्या था, गत एवं वर्तमान सदियों में यूरोपीय राजघरानों में चला था। जैसे इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी थी, वहाँ से प्रारंभ हुआ। तो महारानी के माता पिता में हीमोफीलिया का जीन नहीं था, लेकिन महारानी की संतानों में से कुछ में रोग हुआ। तो महारानी में यह जीन उत्परिवर्तन के कारण हुआ। महारानी में यह जो लक्षण था वो जीन उत्परिवर्तन के क्या हुआ, कारण हुआ। जैसे महारानी के जो पति थे एल्बर्ट थे, वो सामान्य पुरुष थे, और यह जो था वंशावली में दिखाई भी गई है। तो प्रभावित पुत्रों के खाने पूरे धारित जो पारिवारिक जो क्या था कि प्रभावित जो पुत्र थे वाहक पुत्रियाँ, ठीक है, तो जैसे वाहक पुत्रियाँ होती हैं, तो वाहक पुत्रियों में क्या होता है कि ये लक्षण पुत्री जो होती है वो अगली पीढ़ी में ले जाती है, जिसके कारण ये लक्षण पुत्रों में प्रकट होता है। ठीक है, जिसके कारण पुत्रों में क्या होता है, प्रकट होता है। तो जैसे क्या था कि हम चलते हैं इसमें, जैसे हीमोफीलिया वर्णांता में ही, तो अगर हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया या चलिए पहले हीमोफीलिया लेते हैं। तो देखिए हीमोफीलिया क्या है, इसका जैसे पुरुषों का गुणसूत्र XY होता है। तो अगर इस तरह का है
तो ये सामान्य पुरुष है, सामान्य पुरुष। और अगर यक्स वाई के यक्स गुणसूत्र पर है तो ये हीमोफीलिया का रोगी होगा, हीमोफिलिक होगा, ये हीमोफिलिक होगा। ठीक, अब स्त्री का गुणसूत्र यक्स यक्स है, अगर इस पर एलील्स नहीं है तो सामान्य स्त्री होगी। अगर स्त्री पर जो होता है दोनों पे एलील्स है तब ये हीमोफिलिक स्त्री होगी, हीमोफिलिक स्त्री। लेकिन अगर इस पर एक एलील्स हो, चाहे इस पर चाहे इस पर, तब ये क्या हो जाएगी, वाहक, इस रोग का वाहक स्त्री होगी। अब देखिए कि पुरुषों में ये यक्स 50% है, वाई 50% है। तो अगर ये लिंग गुणसूत्र है और लिंग गुणसूत्र के अगर यक्स पर स्थित अगर एलील्स है तो ये पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगा। लेकिन स्त्री में दोनों समजात गुणसूत्र हैं, जब तक दोनों पर एलील्स नहीं होगा तब तक इस रोग का लक्षण इसमें प्रकट नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि एक जो होता है जैसे यक्स वाई है, यक्स एक वाई है और एक यक्स है, जैसा कि महारानी विक्टोरिया के परिवार में दर्शाया गया कि उसकी उनके न तो माता में था न तो पिता में था लक्षण प्रकट हुआ, लेकिन महारानी के पुत्रों में लक्षण प्रकट हुआ और किसके कारण हुआ, जीन के उत्परिवर्तन के कारण हुआ। तो ये भी है कि जो फैक्टर थर्ड है, ठीक है, फैक्टर थर्ड, तो फैक्टर कौन सा था जो इसमें हमने अभी दर्शाया कि हीमोफीलिया के रोगी में रुधिर में फैक्टर थर्ड नहीं, फैक्टर एर्थ, 8वां फैक्टर, वो नहीं होता है हीमोफीलिया, इसी कारण उनके रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो यहाँ पर एलिस इस पर दर्शा दिया गया, इस पर एलिस नहीं है। ठीक है, दोनों सामान्य हैं, ये सामान्य, ये वाहक है, सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री। इसका अगर रेखा चित्र खींचेंगे तो देखिए यक्स है, ए यक्स है, एक एलील्स आ गया, ये यक्स है और ये यक्स है। ठीक, तो यहाँ पर कोई एलील्स नहीं है, ये यक्स है और ये वाई है, यक्स पर एलील्स आ गया और यक्स वाई है। ये देखिए ये पुत्र जो था वर्णांध हो गया। अब पुत्री क्या है, वाहक, लेकिन पुत्री में दोनों जीन नहीं हैं, इसलिए पुत्री में इसका लक्षण प्रकट नहीं होगा। लेकिन जब पुत्री की नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर मान लिए यक्स वाई और ये यक्स यक्स। ठीक, बात समझाई। तो जैसे नेक्स्ट जनरेशन में तो हम पुत्री में आए, पुत्री वाहक हो गई, तो इसका पहला क्या होगा, पुत्र है, ये पूर्ण से हीमोफिलिक हो जाएगा। तो ये लक्षण आया कहाँ से, पुत्री में। जैसे पुरुष अगर वर्णांध है तो जब पुरुष वर्णांध होगा तो स्त्री के पुत्री क्या होगी, वाहक। ये देखिए यक्स है और ये यक्स है, फिर ये यक्स एलिल्स है, यक्स है, यक्स वाई, यक्स वाई। ये देखिए पुत्री क्या हो गई, वाहक, ये पुत्री वाहक हो गई। ठीक, तो यही वाहक तो हमने दर्शाया हुआ है। तो वाहक का पुत्री है तो ये क्या है, पुत्र वर्णांध हो गया। तो कहने का मतलब कभी कभी ये प्रश्न पूछता है, एक सामान्य पुरुष एवं एक हीमोफिलिक वाहक हीमोफिलिक स्त्री की सभी संतानें क्या होती हैं, एक वर्णांध पुरुष तथा एक सामान्य स्त्री की सभी संतानें सामान्य होंगी। तो एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य स्त्री की सभी संतानें समान होंगी। तो यहाँ तो वाहक आ रहा है ना, तो वाहक क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पे दोनों एलील नहीं है, इसलिए इसमें प्रभावी का गुण कोई प्रकट नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होता है, ये हीमोफीलिया का रोगी नहीं होती है। लेकिन जब इसकी नेक्स्ट जनरेशन आती है
तब ये हीमोफीलिया का क्या होती हैं, रोगी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो आपका अगले पार्ट में भेजा जाएगा।